आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह अर्बन कंटिन्यूटी के बारे में जानना है। क्या है अर्बन कंटिन्यूटी? तो अर्बन कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट दिए केविन लिंच ने दिया। इनका ये जो थ्योरी है केविन लिंच का अर्बन कंटिन्यूटी का, वो नगरों की भौतिकी यानी कि फिजियोग्राफी ऑफ अर्बन से रिलेटेड है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा इमेज ऑफ द सिटी, और इस पुस्तक में उन्होंने बल दिया कि लोग शहरों को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और क्या अनुभव शहर के बारे में करते हैं। यद्यपि वे मुख्य रूप से मार्ग, शहर में जो मार्ग होता है, सीमाएं, जिले, नोट्स और लैंडमार्क्स की अवधारणाओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शहरी निरंतरता का विचार भी उनके दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। शहरी निरंतरता का अर्थ है शहर के विभिन्न भागों के बीच में विजुअल, दृश्य, स्थानिक, स्पेशियल और कार्यात्मक संबंध होता है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग शहर में आसानी से आवागमन कर सकें और उन्हें शहर बिखरा हुआ या बेढंगा न लगे, असंबद्ध न लगे। अर्बन कंटिन्यूटी की मुख्य विशेषता क्या होती है कि इसमें जो सड़कें होती है वो परस्पर जुड़ी होती हैं। पैदल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचने की सुविधा होती है। कंसिस्टेंट अर्बन फॉर्म होता है, यानी कि एक रूपी शहरी स्वरूप होता है। भवनों की ऊंचाई, सड़क पैटर्न, सार्वजनिक स्थानों में समन्वय होता है। इससे शहरों में व्यवस्था और निरंतरता का अनुभव होता है, कंटिन्यूटी का अनुभव होता है। विजुअल कंटिन्यूटी, लैंडमार्क्स, सड़क किनारे वृक्ष, भवनों के अग्रभाग, खुले स्थान शहर की पहचान बनाए रखते हैं। कार्यात्मक निरंतरता, विभिन्न भूमि उपयोग जैसे कि आवासीय, वाणिज्यिक, मनोरंजन आदि एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को पूरक करते हैं, इनके बीच सुचारू संक्रमण हो। केविन लिंच के जो उन्होंने 5 तत्व जिस पर उन्होंने मुख्य रूप से बल दिया था, जिससे कि अर्बन कंटिन्यूटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनमें सबसे प्रमुख है पाथ, आवागमन के सतत रास्ते। बिना आवागमन के रास्ते के कुछ नहीं हो सकता शहर। ईजेज, ऐसी सीमाएं जो स्थान को व्यवस्थित करे, बाधा न बने। तो सीमाएं, ईजेज का मतलब है कि ऐसा सीमाएं हो जो स्थान को व्यवस्थित करे, बाधा न बने। डिस्ट्रिक्ट, स्पष्ट पहचान वाले क्षेत्र होने चाहिए। तो ये स्पष्ट पहचान वाले क्षेत्र से यहाँ पर लेना है। नोट्स में महत्वपूर्ण चौराहे या गतिविधि केंद्र, ये शहर में आपको दिखेंगे। और 5वां है लैंडमार्क्स, दिशा निर्धारण में सहायता करने वाले पहचान बिंदु। कहाँ जाना है, किस मोहल्ले में जाना है। यदि किसी शहर का केंद्रीय क्षेत्र आसपास के मोहल्लों से निरंतर सड़कों, पैदल मार्गों, सार्वजनिक परिवहन और स्पष्ट लैंडमार्कों द्वारा जुड़ा हुआ हो, तो यह मजबूत शहरी निरंतरता का उदाहरण है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें हम लोग को क्या दिख रहा कि अर्बन कंटिन्यूटी के फिजियोग्राफी का चर्चा कर रहा है। इसके विपरीत बड़े राजमार्ग, बंद कॉलोनियाँ या अलग अलग थलग विकास परियोजनाएं शहरी निरंतरता को तोड़ देते। तो ये अर्बन कंटिन्यूटी में बाधा है। बंद कॉलोनी, अलग थलग का विकास, कहीं कुछ तरह का विकास, कहीं कुछ तरह का। शहर को समझना आसान बनाता है अर्बन कंटिन्यूटी। दिशा निर्धारण और आवागमन को सरल बनाता है। सामाजिक संपर्क और पहुंच में वृद्धि करता है। स्थान की पहचान को, सेंस ऑफ प्लेस को मजबूत करता है। तो अल्टीमेटली केविन लिंच के अनुसार शहरी निरंतरता का अर्थ है शहर को इस प्रकार डिजाइन करना कि लोग उसे अलग अलग बिखरे हुए भागों के बजाय एक जुड़े हुए और संगठित स्वरूप में अनुभव करें। तो ये अर्बन कंटिन्यूटी है, एक तरह का सारा सिस्टम दिखाई पड़े। लुइस वर्थ जो हैं, इन्होंने भी अर्बन कंटिन्यूटी के बारे में काम किया, लेकिन इनका जो अध्ययन है वो सोशियोलॉजिकल दृष्टिकोण है, जबकि केविन लिंच का आपको पहले से बताया कि भौतिकी पर आधारित था, अर्बन फिजियोग्राफी पर आधारित था।
लुईस का एक निबंध है अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, यानी कि नगरीयता जीवन के ढंग। तो ये वर्थ ने अर्बन कंटिन्यूटी शब्द का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने बताया कि शहरी जीवन 3 बड़ी विशेषताओं से प्रभावित होता है। बड़ी जनसंख्या, शहर में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना संभव नहीं होता। उच्च जनसंख्या घनत्व होता है, लोग एक दूसरे के निकट रहते हैं, कार्य करते हैं, इससे स्थान और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। और तीसरा सामाजिक विविधता, सोशल हेट्रोजेनिटी होती है। शहरों में विभिन्न संस्कृतियों, व्यवसाय और जीवन शैलियों वाले लोग रहते हैं, तो इससे जटिल सामाजिक अंतःक्रिया उत्पन्न होती है। वर्थ के अनुसार शहरों में निरंतरता भौतिक नहीं बल्कि सामाजिक होती है। शहरी जीवन में संबंध अधिकतर औपचारिक और अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है। छोटे कस्बों की तुलना में सामाजिक बंधन यहाँ कमजोर होते, तो लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। लोग एक घनिष्ठ समुदाय के बजाय कई विशेषीकृत समूहों से जुड़े रहते। शहर सामाजिक संस्थाओं, संगठनों और आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से एकीकृत रहता है। केविन लिंच और लुईस वर्थ की अगर हम लोग तुलना करें, तो केविन लिंच के अनुसार अर्बन कंटिन्यूटी नगर का एक भौतिक स्वरूप पर बल देता है, जबकि वर्थ के अनुसार शहर के सामाजिक जीवन पर यह बल दिया गया है। लिंच के अनुसार निरंतरता स्थानिक और विजुअल है, स्पेशियल और विजुअल है। निरंतरता वर्थ के अनुसार नगरीय जो निरंतरता होती है सामाजिक और संस्थागत नेटवर्क से आती है। इसी तरह से लिंच बोलते हैं कि शहर की छवि और आवागमन पर ध्यान दिया जाता है, और वर्थ के अनुसार जनसंख्या घनत्व और सामाजिक व्यवहार पर मुख्य रूप से फोकस करते हैं। लिंच बोलते हैं कि शहर को लोग कैसे देखते हैं, वहीं वर्थ ने शहरी जीवन लोगों को कैसे प्रभावित करता है इस बात पर देख रहे हैं। इस तरह से साफ साफ दिख रहा है कि जहाँ लिंच भौतिक यानी फिजिकल पर बात कर रहे हैं, वहीं वर्थ जो है सामाजिकता पर बात कर रहे हैं। लुईस वर्थ के अनुसार शहरी निरंतरता भौतिक शहरी डिजाइन से नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत अंतःक्रिया से बनी रहती है, जो विविध शहरी जनसंख्या को आपस में जुड़ती है, भले ही शहरों में व्यक्तिगत संबंध अपेक्षाकृत कमजोर हो। तो यहाँ पर सामाजिकता का बात वर्थ ने किया, वहीं स्पेशल रिलेशंस, स्थानिक संबंध और विजुअल पैटर्न के प्रति लिंच ने ध्यान दिलाया। अब एक नई टॉपिक है उपनगर या सबर्ब्स। तो ये भी ग्रामीण नगरीय उपांत से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। ग्रामीण नगरीय उपांत के संक्रमण क्षेत्र में कुछ छोटे नगरीय अथवा अर्ध नगरीय अधिवास पाए जाते हैं, जिन्हें सबर्ब्स या उपनगर कहा जाता है। तो ये भी शहर के बाहर हैं, और रूरल अर्बन फ्रिंज जो एक ट्रांजिशनल जोन है, उसमें कुछ छोटे नगरीय या हम लोग उसे कहें कि सेमी अर्बन सेटलमेंट होता है, उसी को हम लोग उपनगर कहते। यह नगर से लगा हुआ क्षेत्र होता है जहां गैर कृषि आवासों और नगरीय व्यवसायों की प्रधानता दिखने लगती है। तो यहाँ कृषि कम हो रहता है, बहुत कम हो जाता है, नगरीय व्यवसाय की प्रधानता यहाँ दिखती है। फ्रांस में इन्हें बेनिल्यू, जर्मनी में बोरोट, कुछ लोग इसे उपनगर भी कहते हैं, उपग्रह नगर। लेकिन उपग्रह नगर और उपनगर में अंतर होता है, दोनों में, सैटेलाइट टाउन और सबर्ब्स में। सैटेलाइट टाउन में फंक्शनलिटी ज़्यादा दिखता है, जबकि कार्य की प्रधानता है उपग्रह नगर में, जबकि जो उपनगर होते हैं उनमें रेजिडेंस की प्रधानता होती है। हैरिस और उलमैन ने आर्थिक संरचना और दूरी के आधार पर उपनगरों और उपग्रह नगरों में स्पष्ट अंतर बताया था। तो आर्थिक संरचना आपको यहाँ सैटेलाइट टाउन में कैसा दिखेगा, फंक्शनलिटी का दिखेगा, और थोड़ा दूर भी होता है।
शहर से बिल्कुल नहीं लगा होता, सैटेलाइट टाउन। उपनगर जो होते हैं वो बहुत पास में होता है, और मुख्यतः इसकी आर्थिक संरचना जो देखेंगे आवासीय होता है। हालांकि दुकान वगैरह भी रहेंगे, लेकिन मूल रूप से आवासीय रहता है। उपनगर मुख्यतः आवासीय प्रकृति के होते हैं, जबकि उपग्रह नगर ऐसे उपनगरीय क्षेत्र होते हैं जो रोजगार उपलब्ध कराते हैं। तो ये पहले से ही हमको क्लियर कर दिए। उपग्रह नगर केंद्रीय नगर से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। उनके तथा केंद्रीय नगर के बीच दैनिक आवागमन कम होता है। वीकली ये जुड़े होते हैं सैटेलाइट टाउन, जबकि उपनगर डे टू डे बिजनेस से भी जुड़े होते हैं। आर. ई. मर्फी ने 1966 में उपनगरों को ऐसे छोटे छोटे नगरीय समूहों के रूप में माना जो केंद्रीय नगर के निकट स्थित होते हैं और उनसे घनिष्ठ सोशल इकोनॉमिक रिलेशन रखते हैं। यह ग्रामीण नगरीय उपांत में स्थित एक विकसित बसा हुआ समूह होता है। इसका एक सामान्यतः स्वीकृत नाम होना चाहिए। प्रशासनिक दृष्टि से यह अपने आसपास के क्षेत्रों में से कुछ सीमा तक पृथक होता है। तो उपनगर 20वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। काफ़ी शहरों के किनारे उपनगर होते हैं। हैरिस ने 1943 में उपनगरों की तीव्र वृद्धि के 3 प्रमुख कारकों का उल्लेख किया। तो सबब्स क्यों विकसित होते हैं? तो मोटर वाहनों के बढ़ते उपयोग से दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन आसान होता है। परिवार के आकार में कमी से आवासीय इकाइयों की मांग बढ़ी है। छोटे परिवार है तो छोटा परिवार के लिए मकान बनाना पड़ेगा, तो शहर में जगह नहीं है तो बाहर निकलना पड़ेगा। और ऑटोमोबाइल के आ जाने से आवागमन आसान है, इसलिए थोड़ा दूर लोग रहने लगते हैं। शहरों की सीमाएं निर्मित क्षेत्रों के विस्तार के साथ नहीं बढ़ सकी हैं। तो शहर की सीमाएं नहीं बढ़ रही तो परिस्थितियाँ बना देगी उपनगर के रूप में। शहर के केंद्र में भूमि की कमी है और अधिक भूमि मूल्य है, इसलिए लोग उसके बाहर निकल के आके बस रहे हैं। बाहरी क्षेत्रों में बिजली, पेयजल, सीवर आदि सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बड़े पैमाने पर माइग्रेशंस भी हो रहे हैं। लोग पढ़ाने लिखाने के लिए उपनगर में आकर बस जा रहे हैं। तो ये सब हम लोग देख पाए। अब टाइप्स ऑफ सबर्ब्स में आते हैं, तो सीडी हैरिस ने 1943 में इस पर भी बात किया। इन्होंने उपनगरों की संख्या को इंडस्ट्रियल फ्रिंज सबर्ब्स में रखा। पहला जो है इंडस्ट्रियल फ्रिंज सबर्ब्स। उपनगरों में कारखानों की संख्या अधिक होती है, आबादी कम होती है। ऐसे इंडस्ट्रियल फ्रिंज सबर्ब्स में उद्योग और व्यापार में कार्यरत लोगों का अनुपात कम से कम 0.12 होता है। सस्ती भूमि, कर छूट और कम कानूनी प्रतिबंध उद्योगों को आकर्षित करते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल फ्रिंज सबर्ब्स ए ग्रुप का है। इंडस्ट्रियल सबर्ब्स बी ग्रुप क्या बोल रहा है कि इन उपनगरों में कारखाने भी होते हैं और उनमें काम करने वाले लोगों की संख्या भी अधिक होती है। ये थोक व्यापार, खुदरा व्यापार और पेशेवर सेवाओं के लिए केंद्रीय स्तर पर निर्भर करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है रेजिडेंशियल सबर्ब्स या डॉर्मेटरी सबर्ब्स। इन उपनगरों में औद्योगिक गतिविधियां बहुत कम होती हैं। खुदरा व्यापार मुख्यतः स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह प्रकार पर्यटन और राजनीतिक केंद्रों में अधिक पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स सबर्ब्स, तो ये मिश्रित उपनगर होते हैं जहां औद्योगिक और आवासीय दोनों कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें भी कैटेगरी है। C1 बोल रहा है कि C1 में आपको जहां औद्योगिक और आवासीय दोनों की प्रधानता हो, उद्योगों में रोजगार का अनुपात कम से कम 0.08 होता है। C2 में बता रहा कि आवासीय उपनगर प्रमुख होते हैं, पहले में औद्योगिक उपनगर प्रमुख होते हैं। और यहाँ पर आवासीय उपनगर प्रमुख है C2 में। उद्योग में रोजगार का अनुपात 0.04 से 0.08 के बीच होता है। इसी तरह से माइनिंग इंडस्ट्री सबर्ब्स, इन उपनगरों में खनन और उद्योग दोनों में रोजगार अधिक होता है। उदाहरणतः पूर्वी पेंसिल्वेनिया का एंथ्रासाइट क्षेत्र और भारत का छोटा नागपुर पठार, तो ऐसे क्षेत्र में इस तरह से दिखते हैं। मोसर और स्कॉट ने 1961 में औद्योगिक तथा आवासीय उपनगर की चर्चा की। गार्नियर और सावो
मार्केट गार्डन, उपनगर जो शहरों को फल और सब्जियां उपलब्ध कराते हैं, विक्टर जोन्स, इन्होंने डॉर्मेट्री, संतुलित और रोजगार प्रदान करने वाले उपनगरों की चर्चा की। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि उपनगर को ये बताया। कुल मिला के उपनगर क्या समझ में आया कि उपनगर में आवासीय प्रधानता होती है, हालांकि बहुत सारे उपनगर औद्योगिक प्रधानता को भी लिए हुए होते हैं, क्योंकि उद्योग, बड़े उद्योग शहर में तो लगेगा नहीं, तो इसके लिए उपनगर बसाना पड़ेगा। इसीलिए औद्योगिक उपनगर दिखते हैं और साथ ही साथ उसमें आवासीय की प्रधानता धीरे धीरे होती है। जनसंख्या बढ़ जाएगा तो आवासीय पैटर्न भी यहाँ पर दिखेगा। उपग्रह नगर पर आते हैं, सैटेलाइट टाउन। तो सैटेलाइट टाउन छोटे शहर बस्तियाँ होती हैं जो ग्रामीण नगरीय सीमा क्षेत्र में विकसित होती हैं और विभिन्न आवश्यकताओं के लिए मुख्य शहर से जुड़ी रहती हैं, लेकिन वीकली जुड़ती हैं। ये मुख्य शहर के आसपास स्थित होते हैं, उपनगरों से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है, जैसे कि हम लोग पहले ही बता दिए। उपनगर मुख्यतः रेजिडेंशियल पैटर्न का उपग्रह नगर जो होते हैं वो रोजगार प्रदान करते हैं। हैरिस और उलमैन के अनुसार जो सैटेलाइट टाउन होता है वो केंद्रीय शहर से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, वहाँ से दैनिक आवागमन अपेक्षाकृत कम होता है, फिर भी उनकी आर्थिक गतिविधियाँ मुख्य शहर से जुड़ी होती है, तो वीकली जुड़ी होती है। आरी मर्फी ने उपग्रह नगर को, सैटेलाइट टाउन को औद्योगिक और विनिर्माण प्रकृति का उपनगर माना। तो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग नेचर का ये उपनगर होता है। इसी तरह से वीसी डेविडोविच के अनुसार इन नगरों के निवासी काम के लिए केंद्रीय शहर जाते हैं, वहीं से सांस्कृतिक और अन्य सुविधाएं प्राप्त करते हैं और इन नगरों का उपयोग मनोरंजन और अवकाश गृहों के रूप में किया जाता है। हॉलिडे होम्स के रूप में इसको यूज किया जा रहा है। तो जो सैटेलाइट टाउन्स हैं उनमें कंज्यूमर सैटेलाइट, उपभोक्ता उपग्रह नगर, उत्पादन प्रोडक्शन सैटेलाइट यानी यहाँ इंडस्ट्री टाइप का होगा, और उत्पादन उपग्रह नगर विभिन्न गतिविधियों के लिए केंद्रीय शहर पर निर्भर रहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को निकट ही रोजगार उपलब्ध कराते हैं। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट टाउन्स, कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं सैटेलाइट टाउन्स के विकास के लिए? तो कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महानगरों की जनसंख्या घनत्व कम करने के लिए सैटेलाइट टाउन का विकास किया गया। लंदन के आसपास नए नगर विकसित करने हेतु 1946 का न्यू टाउन एक्ट लाया गया। इसी तरह से डेवलपमेंट अराउंड द इंडस्ट्रियल सिटीज, मुख्य औद्योगिक केंद्रों के आसपास सहायक उद्योग विकसित होते हैं जो मुख्य उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करते हैं और उनके उत्पादों और अवशिष्टों का उपयोग करते हैं। तो इससे भी आपका सैटेलाइट टाउन विकसित हो जाता है। कभी कभी उपग्रह नगर सरकारी नीति के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं। जर्मनी में वेलफील्ड के निकट सेनेनस्टाडट, ल्यूबेक के निकट स्पेल कैंप, इसी तरह से रेकलिंग हाउजेन के निकट वुल्फेन, डजलडर्फ के निकट होकडॉल और ग्राथ ऐसे नगर के उदाहरण हैं। तो सरकार के प्रयास से भी सैटेलाइट टाउन बसाया जाता है। कुछ उपग्रह नगर स्वतः विकसित हो जाते हैं, जो कि कुछ योजनाबद्ध रूप से विकसित किए जाते हैं। ये मुख्य नगर से न तो बहुत निकट होने चाहिए और न बहुत दूर। यदि ये बहुत पास हों तो धीरे धीरे मुख्य नगर में मिल जाते हैं, यदि बहुत दूर हों तो उनका विकास बाधित हो सकता है। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने, उद्योगों के विकेंद्रीकरण, प्रदूषण कम करने के लिए ऐसे उपग्रह नगर विकसित करने का प्रस्ताव है। तो वहाँ पर है भी दिल्ली के पास। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं उपनगर और उपग्रह नगर। जैसे नोएडा है, नोएडा अपना सैटेलाइट टाउन है दिल्ली का। तो उपनगर और उपग्रह नगर में क्या अंतर है? उपनगर मुख्यतः आवासीय होते हैं, जबकि उपग्रह नगर सामान्यतः औद्योगिक होते हैं। उपनगरों में रात की जनसंख्या दिन की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि लोग रात में घर लौट आते हैं, शहर में काम करते हैं, यहाँ आ जाते हैं। इसके विपरीत उपग्रह नगरों में रात की जनसंख्या दिन की तुलना में कम होती है, क्योंकि लोग काम के बाद वापस चले जाते हैं। तो दिन में यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। तो उपग्रह नगर मेनली फंक्शनली
फंक्शनल के लिए होता है, कार्य के लिए होता है। उपनगर में देख रहे हैं कि बहुत सारे शहर में काम करते हैं, रेजिडेंस के लिए यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ सस्ता है ज़मीन वगैरह मकान बनाना। उपनगरों में सुबह लोगों का बाहर की ओर तथा शाम को भीतर की ओर आवागमन होता है। उपग्रह नगरों में इसका विपरीत रुझान देखा जाता है। तो उपग्रह नगर में दिन में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है शहरों की तरह ही। उपनगर रोजगार के लिए मुख्य नगर पर निर्भर होता है, जबकि उपग्रह नगर सैटेलाइट टाउन जो होता है वो आत्मनिर्भर होता है और अपेक्षाकृत कम निर्भर होता है मुख्य नगर पर। उपनगर मुख्यतः शहर से जुड़े होते हैं, जबकि उपग्रह नगर जो होते हैं वो उससे अधिक दूर लगभग 30 से 50 किलोमीटर पर स्थित होते हैं। उपनगर वस्तुओं और श्रम के उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता दोनों होते हैं, जबकि उपग्रह नगर अपेक्षाकृत स्वतंत्र ढंग से कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है।